स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? Yes, ma'am. Okay, so we will start from where we left in the last lecture. और this is a sequence जो कि आज हम करेंगे. We will start with a brief recap जो हमने last time किया था, and we will talk about diagonalization of matrices, distance, eigenvalues, properties of eigen decomposition, determinants, eigenbases, linear transformation, and then Sylvester's theorem. Let's see कि हम इसमें से कितना कवर कर पा उस सबसे पहले जो अनाउंसमेंट्स हैं, अनाउंसमेंट ने एक यही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है कि आप लोगों की जो है वो नवंबर 25 को एग्ज़ाम है. मिड टर्म 1.5 घंटे का ही होगा और इसी टाइम पर होगा 7:30 to 9. और जो कुछ भी आपने कवर किया है फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टिल 18 लेक्चर वो इंक्लूडेड होगा. और बेसिकली जो लास्ट वीक का एक लेक्चर हमारा रह गया था वो मैं इसी वीक में कवर करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैं उसमें थोड़ा सा जो है रिकैप करना चाहती हूँ कि जो हमने शुरू से लेकर अभी तक किया है, जो कि आपके ज़ाहिर है उसमें आएगा, मिड टर्म में आएगा. तो वो आई विल सी. मैं लेना तो कल चाह रही थी, लेकिन मेरे पास जो है वो आई मे हैव समथिंग, सब कुछ मीटिंग्स वगैरह हैं, कुछ इस तरह की कमिटमेंट्स हैं कि शायद मैं ना ले पाऊँ. लेकिन अगर मैं ना भी ले पाई तो मैं अपलोड कर दूँगी आप लोगों को वो लेक्चर जो है. बट आई वुड एडवाइस कि इस अगले मतलब मिड टर्म से पहले जो है वो आप सारे लोग वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज इट विल बी मतलब इसमें मैं कोई नई चीज़ पढ़ाऊँगी, लेकिन वो हाफ लेक्चर में जो है वो नई चीज़ होगी और हाफ लेक्चर जो होगा इट वुड बी समरी ऑफ वट एवर वी हैव डन टिल नाउ. तो वो आपके लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे. लास्ट टाइम जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था आप लोगों के लिए, इट वाज मोस्टली अबाउट आइगन डिकम्पोजिशन. और उसमें बेसिकली आप लोगों ने, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने उसको देखा है लेक्चर को, लेकिन व्हाट वी टॉक्ड अबाउट कि हमारा हमने A1 पोर्शन ऑफ द कोर्स जो है वो काइंड ऑफ ख़त्म कर लिया है, जिसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इट इज़ एक्चुअली अ गुड पॉइंट टू हैव द मिड टर्म. और अब जो नेक्स्ट हम पोर्शन है उसमें हम एम्फसाइज कर रहे हैं. वी विल बी एक्चुअली वी वर मूविंग टुवर्ड्स द सेम थिंग, लेकिन बेसिकली हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन विच केस वी हैव वाई इज द ऑब्जर्वेशन वेक्टर है, एक्स जो है वो हमारे पास अननोन है, और ए जो है वी से कि दिस इज अ सिस्टम या इनपुट जो वेक्टर स्पेस है उस वो है हमारे पास, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दिस थिंग. और हमने लास्ट टाइम जो है लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ए है इट कैन बी, ए कैन बी स्क्वेयर, और ए कैन बी ए का जो स्ट्रक्चर है ए कैन बी समथिंग लाइक दिस, जो कि आप अभी तक करते आ रहे हैं. और ए कैन बी अ टॉल मैट्रिक्स, और ए कैन बी अ काइंड ऑफ फैट मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है. आपके पास इक्वेशन और अननोन जो है, बेसिकली वी नो कि दिस इज अ इक्वेशन विच इज़ ये जो राइट हैंड साइड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ एक्स, कॉलम्स ऑफ ए. और जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज़ अ वेक्टर. और व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर ये सोल्यूशन आइडियली पॉसिबल है, विच इज़ पॉसिबल अगर आपके पास सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक्स है और इन्वर्टेबल है, तो इन दैट केस हम कहते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू वाई. तो उस केस में व्हाट डज इट मीन इन टर्म्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा, जब हम मतलब अगर हम इसकी जो मीनिंग की तरफ जाएं तो इट मीन्स कि वाई इज इन द column space of A, और y can be written as a linear combination of columns of A. और A में आपके पास जो है वो A contains the basis set of the vector space जिसकी हम बात करें, तो फिर उस केस में it means कि y is in that particular vector space. लेकिन अगर हमारे पास फैट मैट्रिक्स है या टॉल मैट्रिसेस है A जो है, तो इस केस में वी नो कि A इनवर्स वुड नॉट एग्जिस्ट डायरेक्टली.
बिकॉज ऑफ द रीज़न के उस केस में जो है यू कैन नॉट फाइंड द डिटर्मिनेंट, और जो भी आपका जो अभी तक का नॉलेज है हमारे पास ए इनवर्स का, या इवन अगर आप वो कर भी लें डिटर्मिनेंट को तो छोड़ दें, वी हैव सीन के हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के थ्रू जो है वो इन्वर्सेस निकाल सकते हैं। लेकिन इस केस में अगर आप रिड्यूस करना शुरू करें तो यू विल, आप एक्चुअली पहले असाइनमेंट में देख भी चुके हैं कि आपके पास जो है वो कोई ना कोई आपको होल जीरो रोज या कॉलम्स मिल रहे होंगे, विच मीन्स कि आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स नहीं होंगे सारे के सारे। एंड इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। सो इन दैट केस हाउ डू वी सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन? वी आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स दैट, और उसके लिए वी नीड टू हैव नॉलेज ऑफ सर्टन थिंग्स जो कि आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन नॉट इन दिस कोर्स, मगर लीनियर अलजेब्रा में आप कर चुके हैं, बट वी विल ट्राई टू talk about those things in terms of whatever our main goal is. उसमें से जो सबसे पहली चीज़ है, we will talk about the symmetric matrices. Symmetric है या Hermitian matrices की हम बात करेंगे, और मोस्टली मैं जो हूँ वो जेनेरिक टर्म में हम Hermitian की भी बात कर लेंगे, लेकिन we normally talk about symmetric matrices, क्योंकि जो हम डेटा की बात करते हैं तो मोस्टली we talk about the real values in the matrices. लेकिन ये कि everything, almost everything applies to the Hermitian matrices also. So recap में जो है, I will just look at an example जो कि हमने last time की थी। मैं इस पे करूँगी नहीं, I just want to define certain terms through this example. एक तो आप लोगों को ये already चीज़ पता है कि अगर आपके पास आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की बात करते हैं, इफ़ यू हैव अ मैट्रिक्स ए, और हम ये कहें कि इस मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू जो है वो लैम्डा है, एंड वी इज आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन इन दैट केस ए वी वुड बी इक्वल टू लैम्डा वी। और इसके लिए मैंने लास्ट टाइम काफ़ी एग्जांपल्स वगैरह जो है वो विजुअली भी करवाई थी, एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग। तो आप लोग इसको लास्ट लेक्चर को जो है वो देख सकते हैं इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए। बट व्हाट वी एक्चुअली कैन सी फ्रॉम हेयर इज कि ए जो है वो दैट इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ अप्लाइड ऑन अ वेक्टर वी, और हम कह ये रहे हैं कि अगर हमारे पास वी इज़ एन आइगन वेक्टर, तो इसका मतलब ये है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो इफेक्ट है दैट वुड बी जस्ट, यानी आपके पास अगर v कोई भी वेक्टर, दिस वेक्टर और दिस वेक्टर और दिस वेक्टर और एनी अदर वेक्टर, सो इन दैट केस अगर मैं a को v से मल्टीप्लाई करती हूँ तो द प्रोडक्ट जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, इट हैज़ टू बी ऑन द सेम लाइन, इट with A, because collinear with V, which means कि this will either be in the same direction as V, और ये कि अगर नेगेटिव हमारे पास जो है वो लैम्डा आ रहा है, इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट रियल आइगन वैल्यूज, हम अभी कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है वो नहीं जा रहे। तो सिमिलरली अगर इफ आई एम अप्लाइंग इट ऑन अदर सम अदर वेक्टर A को इसके ऊपर करूँ, एंड इट will remain like this. And if there is another vector which let's suppose कि this is a vector which is not an eigen vector, तो इसमें क्या इफेक्ट हो रहा होगा कि अगर मैं a को इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ एक, तो I would be getting something which is not collinear with this, और it can be anything, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ऑर्थोगोनल हो जाता है। So that is actually something जो कि हमें यहाँ से नज़र आ रहा है इक्वेशन के थ्रू जो है। उसके बाद सॉल्व करना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ये आप लोग पहले भी करते रहे हैं कि डिटर्मिनेंट जो है लैम्डा आई को जब हम सॉल्व करते हैं, विच इज़ कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करके जो है वो हमें आइगन वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो एक टर्म यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करना चाहती हूँ, वो ये कि जो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं दे आर एक्चुअली आइगन वैल्यूज़, कि आपको आइगन वैल्यूज़ मिलती हैं, एंड दे आर एक्चुअली कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर अभी कभी आप स्पेक्ट्रम ऑफ द मैट्रिक्स की सुनते हैं तो इट्स नॉट द फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट, इट्स एक्चुअली द आइगन वेक्टर वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, और इसको जो है वो नॉर्मली हम लैम्डा ए से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बाकी सॉल्व करना जो है दैट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ये एग्जाम्पल आप बाद में देख लीजिएगा।
लास्ट लेक्चर में मेरा ख्याल है मैंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है। तो एक तो चीज़ ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 करके हम आइगन वैल्यूज़ निकाल देते हैं, एंड देन फॉर डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स हम कंप्यूट करते हैं, एंड देन रिमेंबर दिस थिंग कि हमेशा आपके पास आइगन वेक्टर में इस तरह की इक्वेशंस आएगी जिसमें वन कंपोनेंट वुड बी इन टर्म्स ऑफ अनदर कंपोनेंट, विच मीन्स के तरह से यहाँ पे मैंने ये देखा है कि आइगन वेक्टर जो है इफ़ इट वाज v इक्वल टू v1 एंड v2, तो मेरे पास फॉर लैम्डा 1 जो है 0.5 है, इसके लिए मेरे पास जो v1 है दिस इज कमिंग आउट टू बी v1 इक्वल टू v2। ये गलत, मैंने इसको अंडर लाइन नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस इज द वेक्टर, दीज आर द components of the vector. So if I here what I am doing is I am taking v2 equal to 1 and v1 equal to -1 आ जाएगा, या ये कि v2 equal to -1 है तो v1 equal to 1 आ जाएगा. So what and then if I take v2 equal to 1 के बजाय मैं 2 ले लूँ, अगर v1 को मैंने v2 को 1 लिया है तो v1 -1 आ जाएगा, अगर 2 ले लिया है तो -2 आ जाएगा. सो इट मीन्स कि मेरे पास जो है वो 1 - 1 is one eigen vector, -1 and 1 would be another eigenvector, 2 - 2 is another eigenvector. So the thing is कि I can have all of these can be the eigenvectors, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के आपके पास जो है वो आप v1 और v2 को क्या रख रहे हैं, बट यू कैन सी के दे विल बी ऑल इन द कोलिनियर, दे विल बी ऑन द सेम लाइन, सो इट डजेंट मैटर आपके पास जो पूरी लाइन है उसके ऊपर किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग द आइगन वेक्टर. एंड देन अनदर थिंग इज कि नॉर्मली हम वी विल टॉक अबाउट आइगन बेसिस. तो इस केस में हम अभी तक जो कुछ कर चुके हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि अगर हमारे पास बेसिस सेट है एंड इट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी ऑर्थोगोनल है, बेसिस सेट तो हो गई लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है. सो इट मीन्स अगर हम आइगन बेसिस की बात करना चाहते हैं तो वी वांट टू हैव आइगन वेक्टर्स विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ताकि उनको एज अ बेसिस वेक्टर बना सकें. दूसरी चीज़ ये कि एक दफ़ा बेसिस वेक्टर अगर हमारे बन चुके हैं तो वी ऑल्सो नो के बेसिस वेक्टर में अगर वो ऑर्थोनॉर्मल हैं वेक्टर्स एक दूसरे के, तो फिर हमारे पास सॉल्यूशंस जो होते हैं वो आसान हो जाते हैं. सो इट मीन्स कि अगर हमारे पास वेक्टर्स जो मौजूद हैं लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हमें इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, हम उनके बारे में बात करेंगे. देन वी विल सी के ऑर्थोगोनल करना हमें ऑलरेडी पता है कि अगर आपके पास नॉन ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स हैं तो आप लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, मगर ऑर्थोगोनल नहीं है तो यू कैन ऑलवेज ऑर्थोगोनलाइज देम बाय यूजिंग ग्राम-श्मिट. और तीसरी चीज़ जो है वी नॉर्मली नॉर्मलाइज देम बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमें ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स अगर हों तो उनके बेसिस सेट जो है दैट इज समथिंग यूजफुल फॉर अस. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट लॉट. Okay, so next we will talk about something important, which is diagonalizable matrices. Okay, so what does it mean कि अच्छा आप देखें आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की जिस तरह से मैंने अभी बात की है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि शायद आपने पहले भी पढ़ी होंगी और आप लोगों ने डिफरेंट सिनेरियोज में पढ़ी होंगी. अभी जो है हम उसमें से वही प्रॉपर्टीज़ देखेंगे या उन्हीं एस्पेक्ट्स की बात करेंगे जो कि हमारे आगे यूज़फुल होंगी फॉर द कोर्स. सो वी विल नॉट वी कैन नॉट एक्चुअली कवर, हम चाहें भी तो इतना हमारे पास ना तो टाइम है और ना ही हमारी ज़रूरत है कि हम आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ की हर चीज़ को कवर करें, बट वी विल जस्ट ट्राई टू कवर whatever is important for the course, जो रेस्ट ऑफ द कोर्स जो आगे रह गया. अच्छा, तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो फिनोमेना है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉट ओनली फॉर दिस कोर्स बल्कि आप अगर लीनियर अलजेब्रा की बेस पे और कोर्सेज भी पढ़ें, तो दैट इज़ एक्चुअली द डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिसेस. अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स A है देन इट इज़ कॉल्ड डायगोनलाइजेबल इफ देयर आर n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इन सच अ वे. अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना मैंने मुझे अभी अंदाज़ा हो रहा है कि इक्वेशंस मैंने गलत लिखी हुई हैं, लेट मी करेक्ट देम. बट एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे मिसिंग है कि A इज़, वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है. सो A इज़ एक्चुअली आइगन वैल्यू और आइगन डिकम्पोजिशन हमारी होती ही स्क्वायर मैट्रिसेस में है, ठीक है. तो A इज़ n by n मैट्रिक्स, यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है. और सो व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि अगर मेरे पास A n by n मैट्रिक्स है
और उसके उस मैट्रिक्स के n आइगन वेक्टर्स होंगे, विच वी ऑलरेडी नो के जितना आपके पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है तो उतने ही आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आपके पास होते हैं. इफ ऑल ऑफ देम आर लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हम कहते हैं कि द मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय डायगोनलाइजेशन, और उसका फ़ायदा क्या होता है वो हम आगे जाके देखेंगे. जो चीज़ यहाँ पे मैं ये मेंशन कर रही थी विच इज़ नॉट करेक्ट इज़ दैट ए v1 शुड बी इक्वल टू लैम्डा 1 v1. ठीक है, मैंने अगर आप देखें यहाँ पर ये गलती की हुई है नोट्स में कि आई हैव रिटन ऑल ऑफ देम, मैंने लैम्डास लिख लिए हैं. ठीक है, दिस शुड बी लैम्डा 1, लैम्डा 2 and lambda n. So it will be equal to vn lambda n vn. ठीक है. Now what I want to do is I want to combine the left and the right hand side in the form of matrices. अब ये देखें a v1. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि let me write it separately. मेरे पास a v lambda 1 v1 2 is lambda 2 v2 and a vn is lambda n vn. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये कि a v1 क्या होगा, मैट्रिक्स होगा या वेक्टर होगा? ये तो अभी हमारी डिस्कशन से पता चलना चाहिए. कौन बताएगा? सॉरी मैम, कॉलम वेक्टर होगा. ठीक है, ओके. एंड अच्छा, अब एंड देन बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जाहिर है हमें पता है कि दूसरी साइड पे हमारे पास एक वेक्टर ही आ रहा है विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर. सो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हैज़ टू बी द सेम थिंग. तो अगर राइट हैंड साइड पे वेक्टर है तो लेफ्ट पे भी वेक्टर होगा. सो लेट मी कंबाइन ऑल द वेक्टर्स टुगेदर. इसका मतलब है कि मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रही हूँ इसको. ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रही हूँ. लैम्डा 1 v1 lambda 2 v2 lambda n vn. ठीक है, अब because this a is multiplied by all of these vectors, so I can take this a out and this will be v1 v2 vn. ठीक है, and remember कि these are vectors, column vectors हैं जिनको मैंने side by side लिखा हुआ है. That's why this is a matrix. And then इसको जो है, अच्छा लेट्स सपोज के आई कैन राइट इट लाइक दिस. lambda 1 lambda 2. okay, this is something which you need to remember नॉट ओनली फॉर दिस कोर्स, लेकिन आप जहाँ पे भी जो है वो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे. देखें, लेट्स सपोज कि मेरे पास आई हैव v1. लेट्स सपोज कि मेरे पास 2 डायमेंशनल है जो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस है, एंड आई हैव v1 इक्वल टू 1 2 एंड v2 इज इक्वल टू नॉट, हाँ ठीक है, v2 इज इक्वल टू समथिंग लेट्स सपोज 3 4 है. ठीक है, अब अगर मैं लिखती हूँ lambda 1 v1 and lambda 2 v2 in the form of a matrix, then it will be equal to lambda 1 2 lambda 1 and lambda 2 3 lambda 2 and 4 lambda 2. और इसको देखें, अगर मैं इस तरह लिख देती हूँ 1 2 3 4 विच मीन्स के v1 v2, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ फ्रॉम राइट with this diagonal matrix, then you can see this is actually the same thing. ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या मेरे पास बन जाएगा, lambda 1 यहाँ पर आ जाएगा, 3 lambda 2 यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद
2 लैम्डा 1 यहाँ आ जाएगा एंड 4 लैम्डा 2 यहाँ आ जाएगा. बट इफ आई एम मल्टीप्लाइंग फ्रॉम द राइट, अगर लेफ्ट से कर रहे हैं तो दिस विल नॉट बी द आंसर. ठीक है, वो फिर आप बाद में जो है खुद चेक कर सकते हैं. बट व्हाट वी सो दिस इज व्हाट आई हैव डन कि मैंने जो है, अगर आपके पास हर कॉलम एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर कॉलम एक डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उन तमाम कॉलम्स को अलग करके एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड वो जितने भी नंबर्स हैं उनको आप इस तरह से एक डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड नाउ आई कैन दिस, अब आप देखें कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे मेरे पास दिस इज द मैट्रिक्स V. ठीक है, दिस इज अगेन, मैं इसको एक मैट्रिक्स V से अगर रिप्रेजेंट कर देती हूँ. सो at the end of the day I am getting AV equal to V times this capital lambda. ठीक है, this is what we mean by diagonalization. कि diagonalization में क्या हो रहा है कि you can represent the matrix like this, eigen decomposition like this, or because we started with this स्टेटमेंट के दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और उनसे एक मैट्रिक्स बना हुआ है, जिस तरह V जो है, वी सॉ कि हमने ये इन तमाम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स से मिलके बनाया हुआ है मैट्रिक्स V, तो V इनवर्स वुड एग्जिस्ट. ठीक है, बिकॉज ये दिस इज समथिंग जो कि हम पूरे कोर्स में शुरू से लेकर अभी तक करते आए हैं कि अगर तमाम लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है. तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि मैं दोनों साइड्स को अगर राइट से V इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन में, आई हैव AV, मैं यहाँ पे भी V इन्वर्स अप्लाई कर दूं और यहाँ पे भी V इन्वर्स, so this will be equal to I and A will be equal to V capital lambda V inverse. This is actually called the diagonalization of the matrix A, और या एक इसको हम आइगन डिकम्पोजिशन कहते हैं, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि we are representing A in terms of आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. ठीक है, वी विल सी के व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि इस अगर हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका हमें फ़ायदा क्यों होता है. बट फॉर द टाइम बीइंग व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हेयर इज़ कि अगर हमारे पास A मैट्रिक्स जो है उसका n बाय n मैट्रिक्स है और n ही उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, तो वी कैन डायगोनलाइज A इन दिस फॉर्म. जबकि हमारे पास जो लैम्डा है वेक्टर, लैम्डा मैट्रिक्स है, दैट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज, डायगोनल मैट्रिक्स है, और V जो है दैट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ आइगन वेक्टर्स. और आप देखिए कि यहाँ से एक और भी रिजल्ट हमारे पास आ जाता है. A was equal to V lambda V inverse. अगर मैं okay, if I apply V inverse from both sides, V inverse from left and right both, मतलब एक साइड से मैं दूसरी साइड से V कर रही हूँ because I just want identity here. This is I, this is I. So another result that we obtain from here is कि आपके पास जो आइगन वैल्यूज हैं, you get them, the matrix of the eigen values is obtained by multiplying A with V and V inverse from two sides. ठीक है, both of these are important results और हम बाद में देखते हैं कि क्यों important है. For the time being we just know कि अगर आपके पास n linearly independent eigen vectors का matrix available है, then you can diagonalize it. Okay, so अच्छा, now again another thing which we will be using और जो कि important है हमारे कोर्स के लिए, डिस्टिंक्ट आइगन. अच्छा, अब हमने ये बात की है कि आइगन वेक्टर्स जो हैं वो हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए डायगोनलाइज करने के लिए. नाउ वी विल सी कि इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, बिकॉज अगर आप आइगन बेसिस बनाना चाह रहे हैं या आप मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना चाहते हैं तो यू वांट द आइगन
वेक्टर्स टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये वाला जो थ्योरम है ये बेसिकली उसी के बारे में है, विच इज़ एक्चुअली टेलिंग अस कि इफ़ वी हैव m बाई एम मैट्रिक्स है, n बाई n मैट्रिक्स है, वटेवर जो भी आपके पास मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसकी तमाम आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, विच मीन्स के नन ऑफ देम आर इक्वल टू द अदर, then the eigenvectors are linearly independent. ठीक है, so this is we will prove this theorem, लेकिन the thing that we need to remember this result के future के लिए कि अगर हमने कोई भी आइगन आपके पास A matrix given है and you are given the eigen decomposition of that matrix, तो अगर आपको eigen values नज़र आती हैं कि they are different from each other, तो you can just safely say without solving के जो आइगन वेक्टर्स वाला मैट्रिक्स होगा दैट विल बी इन्वर्टेबल, बिकॉज तमाम के तमाम आइगन वेक्टर्स जो हैं दे विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। और उसके लिए प्रूफ करने के लिए आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, जो है वो स्मॉलर मैट्रिक्स की एग्जांपल लेकर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है, आई एम अस्यूमिंग कि मैट्रिक्स ए जो है दिस इज 2 by 2 मैट्रिक्स, ठीक है, और इसके आइगन वैल्यूज आर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 एंड वी आर अस्यूमिंग कि दे आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, दिस इज समथिंग जो कि फॉर द टाइम बीइंग वी आर सेइंग कि वी नो दिस थिंग के ये दोनों के दोनों वेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं है। नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव इज के v1 और v2 अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं, या यहाँ पे मैंने आई डोंट नो मैंने x1 और x2 क्यों लिखे हैं, मे बी मैंने जिस बुक से लिया होगा वहाँ पे यही नोटेशन होगी, बट इफ x1 एंड x2 आर आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू x1 जो है, लेट्स सपोज कि दिस इज आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 एंड x2 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2 है, देन व्हाट वी नीड टू प्रूव इज कि अगर ये डिस्टिंक्ट थे, लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, then x1 and x2 should be linearly independent। ठीक है, और उसके लिए हम क्या प्रूव करते हैं? अगर हमने दो वेक्टर्स को linearly independent करना हो तो what do we prove? कौन बताएगा जी? if you want to prove that two vectors are linearly independent तो क्या करना होता है? if I am saying कि x1 और x2 are linearly independent, तो क्या प्रूफ करने की जरूरत है मुझे? ये चीज हम पहले कर चुके हैं बहुत, आपका एक वीक के बाद मिड है, कोई भी नहीं है, मैं खुद नाम लेके कहूँ। उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर, लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 के बराबर, तो अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। देयर इज समथिंग, इसको रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में लेके जाएंगे जी मैम, इसको रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में लेके जाएंगे जो वेक्टर हमारे पास है। नहीं, वो तो आप ये पता करने के लिए जाएंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में आपको मतलब रिड्यूस, अगर फर्ज करें यही वाली इक्वेशन है, सो व्हाट इज द मस्ट कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन अगर x1 और x2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है? एक तो वो जो आप कह रहे हैं कि चेक करने के लिए रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में करेंगे, दैट इज करेक्ट, ठीक है, लेकिन अगर फर्ज करें कि लीनियर कॉम्बिनेशन, जी बोले जी, जब C1 C2 0 होंगे तो तभी इक्वेशन एग्जैक्टली ठीक है। सो द थिंग इज कि सिंपल जो आप इसके लिए प्रूफ है वो ये है कि they should not, you cannot write them in terms of each other, which means कि मेरे पास ये possibility नहीं होनी चाहिए कि x1 equal to some multiple of x2, या in other words देखें, अगर आपके पास x1 जो है this is some multiple of x2 है, तो इसका मतलब ये है कि x1 माइनस लैम्डा x2 इक्वल टू 0 है, ठीक है, विच मीन्स के नॉन ज़ीरो आपके पास मल्टीप्लायर के लिए ये चीज़ 0 हो जाती है, जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है। सो इफ़ यू वांट टू प्रूव दैट द
two vectors are, or check that the two vectors are linearly independent, तो आप ये चेक करेंगे कि आप जब उनको C1 और C2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो the only way they can be linear combination can be 0 is when C1 and C2 are 0. ठीक है, और इसकी एग्जांपल मैं बहुत फ्रीक्वेंटली देती रही हूँ कि अगर मैं फ़र्ज़ करें कि हम स्टैंडर्ड बेसिस को ले लेते हैं, x1 को मैं 1 0 ले लूँ और x2 को मैं 0 1 ले लूँ. सो इफ़ आई राइट C1 1 0 प्लस C2 0 1, तो इनको ज़ीरो करने के लिए देयर इज़ नो अदर वे एक्सेप्ट कि इन दोनों को ज़ीरो किया जाए. ठीक है, सो इफ यू कैन चेक दिस थिंग, इसका मतलब है कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो इन दिस प्रूफ ऑल्सो व्हाट वी नीड टू प्रूव इज कि अगर मैंने ये कह दिया है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर हमने इनको प्रूव करना है, तो इसका मतलब है वी नीड टू प्रूव दिस थिंग कि C1 x1 प्लस C2 x2 इक्वल टू 0 ओनली फॉर x1, sorry, C1 equal to 0 and C2 equal to 0. ओके, सो इसको प्रूव करने के लिए जो है तो सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. और उसके लिए जो है लेट्स स्टार्ट विद द सेम थिंग. अब क्योंकि हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास अगर x1 आइगन वेक्टर है और x2 भी आइगन वेक्टर है, तो a टाइम्स x1 would be equal to lambda 1 x1 provided के lambda 1 x1 का आइगन वेक्टर का corresponding आइगन वैल्यू है, और a x2 would be equal to lambda 2 x2. ठीक है, अब इस केस में लेट्स सपोज के अब अच्छा मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, C1 x1 प्लस C2 x2. अब लेट मी मल्टीप्लाई दिस बाय a, मीनिंग कि मैं a इसके ऊपर जो है वो ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रही हूँ, एंड आई कैन राइट इट एज C1 जो है वो तो मेरे पास एक वो है ना स्केलर है, इसको मैं बाहर लिख सकती हूँ और a को मैं x1 के साथ लिख सकती हूँ, एंड देन C2 a x2 मैं लिख सकती हूँ. नाउ आई नो दैट दिस थिंग इज इक्वल टू lambda 1 x1 and this thing is equal to lambda 2 x2. So I can write it as C1 lambda 1 x1 plus C2 lambda 2 x2. Okay. Another thing, अगर हमने ये चीज़ लिखी हुई, हमने ये देखा हुआ है कि लीनियर इंडिपेंडेंट होने के लिए वी नीड टू चेक फॉर दिस थिंग इक्वल टू 0. ठीक है, और इस केस में जो है यहाँ से अगर हम देखते हैं तो वी गेट दैट C1 x1 इक्वल टू माइनस C2 x2. तो इसका मतलब है कि मैं C1 x1 की जगह C2 x2 लगा सकती हूँ इस इक्वेशन में, या C2 x2 की जगह C1 x1 लगा सकती हूँ, किसी एक को दूसरे से रिप्लेस कर सकती हूँ. सो लेट मी राइट C1 x1 माइनस C1 lambda 2 x1. ठीक है, मैंने इस इक्वेशन से जो है वो लेट मी ओके, सो अब इसको फर्दर अगर मैं इसके अंदर से आई कैन एक्चुअली टेक आउट C1 x1 कॉमन and I am left with lambda 1 minus lambda 2. अब what we need, अब हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, we are saying कि this has to be 0. ओके, जो कंडीशन हमारे पास थी वो क्या थी कि C1 x1 प्लस C2 x2 हैज़ टू बी 0 फॉर C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0, और नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या है कि हमने बेसिकली चेक करना है कि ये चीज़ 0 कब हो रही होगी, या नॉन ज़ीरो C1 और C2 के लिए भी ये 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता. एक चीज़ वी नो कि दिस थिंग cannot be equal to 0. Why? Because we started with the fact that lambda 1 and lambda 2 are distinct.
इसका मतलब है कि दोनों में से एक दूसरे को माइनस अगर आप करते हैं, एक में से दूसरे को माइनस करते हैं, तो इट विल बी समथिंग नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो मगर इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। दिस x1 इज आइगन वेक्टर, और आइगन वेक्टर जो है अनलेस एंड अनटिल के आपके ट्रिवियल आइगन वेक्टर्स होते हैं विच आर एक्चुअली नॉट कंसिडर आइगन वेक्टर्स आर नॉन जीरो वेक्टर्स। सो इट मीन्स कि मेरे पास x1 भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसको जीरो करने के लिए द ओनली पॉसिबिलिटी इज के c1 हैज टू बी जीरो, ठीक है। और अगर c1 जीरो हो गया है तो वी सॉ दिस थिंग कि C2 जो है इट हैज़ टू बी ज़ीरो, बिकॉज हमारे पास C2 x2 इज इक्वल टू C1 x1 है। अब C1 अगर ज़ीरो हो गया है, अगेन दूसरी साइड पे आप देखें x2 कैन नॉट बी ज़ीरो, x1 और x2 बोथ आर आइगन वेक्टर्स, सो x2 कैन नॉट बी ज़ीरो। सो ओनली थिंग इज़ कि जब अगर आपके पास यहाँ पे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो बिकॉज C1 इज़ ज़ीरो, तो इसको ज़ीरो होने के लिए C2 has to be 0. So from here we actually prove that if we have two distinct eigen vectors lambda 1 lambda 2, तो उसके corresponding जो eigen values हैं they are linearly independent. So for the rest of the course हम जब भी इस fact को use करेंगे you just need to remember this thing. यानी अब दो चीज़ें जो है वो हम आज अभी तक जो है वो lectures में देख चुके हैं। एक तो ये कि if A has linearly independent eigenvectors, all the eigenvectors are linearly independent, तो A is diagonalizable, और इसका मतलब ये है कि A can be written in the form of eigenvalues और eigenvectors के जो matrices हैं, और we have seen कि किस तरह से उसको लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने देखी है वो ये कि if A has distinct eigenvalues, then in that case eigenvectors are linearly independent. Okay, any questions till now? जी जी बोले। मैम अगर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो तो इसको हम कैसे बना सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर वो आइगन वैल्यूज सेम आ जाए? लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर ना हो, मेरा ख्याल है ये चीज़ जो है वो आपने मेरा ख्याल है लास्ट टाइम भी एक दफ़ा वो किया था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर ना हो तो हम कोई ना ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके लीनियरली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी ये मेरा ख्याल है मैंने लास्ट टाइम भी ये वो किया था कि फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें कि आप मेरे पास एक वेक्टर है विच इज़ लेट्स सपोज कि x1 है विच इज़ इक्वल टू 1 2 और x2 है और लेट मी मेक इट ईजियर 1 0 है और x2 जो है वो 2 0 है। सो इट मीन्स कि आपके पास जो है वो x1 भी इधर ही है और x2 भी इधर ही है, ठीक है, कि x1 x एक्सिस के ऊपर है। अब समहाउ अगर फर्ज करें कि आप सिर्फ x2 को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन x2 के ऊपर लगाते हैं इन सच अ वे कि इट बिकम्स 2 0 जस्ट टू मेक द थिंग्स इजियर, विच मीन्स कि आप सिर्फ x2 को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ये x1 है एंड दिस इज x2। तो अगर आप x2 को रोटेट कर रहे हैं तो x2 विल गो हियर एंड देन इट विल बिकम 2 0 के बजाय जो है वो 0 2 हो गया। सो नाउ दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो दिस कैन बी वन ऑफ द वेज कि आप जो है वो लीनियरली एक को ट्रांसफॉर्म कर है तो जो आपके पास वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट थे उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके मैम जी ओके अच्छा नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन प्रॉपर्टीज। इसमें जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ, क्योंकि हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यानी देखें स्क्वायर मैट्रिक्स की तो बात कर रहे हैं, स्क्वायर से आगे जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक या हर्मिशियन का क्या मतलब होता है? वी टॉक अबाउट दिस थिंग। अभी तक हमने जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस की बात की है, हमने ट्रांसपोज वगैरह की कोई प्रॉपर्टी जो है वो फिलहाल यूज़ नहीं की। जो पिछले दोनों हमारे पास प्रूफ्स थे, डायगोनलाइजेशन का प्रूफ था और डायगोनलाइज करने का जो प्रूफ था, और दूसरा जो प्रूफ हमने ये किया था कि दूसरा जो हमने ये देखा कि अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हों तो उसके आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन वहाँ हमने अभी तक सिमेट्री की बात नहीं की थी, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिसेस।
अब जो है वो वी विल टॉक अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब ये है कि इफ अ मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, और एन इफ इट इज हर्मिशियन तो इसका मतलब है कि आपके पास ट्रांसपोज एन कॉन्जुगेट एच हम इसको लिखते हैं, विच एक्चुअली मीन्स कि आप ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों कर रहे हैं, so it will be equal to the same thing as the matrix A. We will be talking about the properties of the symmetric matrices, and the reason is कि हम इस आगे जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे x इक्वल टू y वाले सिस्टम्स को टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A, तो उस केस में we will be dealing with symmetric matrices हमेशा. So that's why we want to डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे वो ये है कि अगर आपके पास फॉर अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू x, आपके पास एक्चुअली कॉम्प्लेक्स हो या रियल, आपके पास वेक्टर x है, ये जो नंबर है फॉर अ हर्मिशियन और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिस इज ऑलवेज रियल. Okay, so this is actually very easy to prove. What we are saying is कि मेरे पास अगर A is a symmetric matrix या Hermitian matrix, which means कि A के लिए ये वाली जो conditions हैं वो fulfill हो रही हैं. Let's be more generic, हम Hermitian की बात कर देते हैं. तो अगर मैं एक कोई भी वेक्टर x और उसको मैं A से मल्टीप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम बोथ साइड्स, देन वी वांट टू प्रूव कि दिस विल बी इक्वल टू रियल, विच मीन्स कि अगर फर्स्ट करें मैं इसको B रख देती हूँ मैट्रिक्स, तो व्हाट वी वांट टू प्रूव इज कि B हमारे पास जो है वो अच्छा हाँ ओके, अनदर क्वेश्चन बिफोर हम प्रूव करें, मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा, ओके लेट मी नॉट राइट वेक्टर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा प्लस जे बीटा, इसको रियल प्रूफ करने के लिए व्हाट विल बी द कंडीशन? इसको अगर मैं ये कहती हूँ कि ओके या ये कि मेरे पास कोई भी है फंक्शन और ये तो जेनेरिक फॉर्म मैंने लिखी हुई है ना, इफ आई वांट टू शो कि x और x हर्मिशियन आर सेम, तो व्हाट शुड बी मस्ट थिंग हियर? दिस इज वेरी सिंपल. अगर आप यहाँ पे what will be the Hermitian of x here? अगर किसी नंबर की बात करते हैं, ट्रांसपोज तो है नहीं ना, दिस इज जस्ट अ नंबर, तो ये माइनस जे बीटा हो जाए. ओके ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट विल बी इक्वल टू अल्फा माइनस जे बीटा. अब अगर हम दोनों को इक्वल मैं कहती हूँ कि प्रूव करना है, तो व्हाट मस्ट बी द कंडीशन? बीटा जो है वो माइनस बीटा हो उसमें, एक्चुअली बीटा 0 होगा, बीटा 0 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इफ यू वांट टू, सो व्हाट वी एक्चुअली दिस सिंपल एग्जांपल इज शोइंग अस इज कि क्योंकि देखिए ना, आप ऐसा तो कोई भी बीटा नहीं लिख सकते ना कि आपके पास जे बीटा इक्वल टू माइनस अनलेस एंड अनटिल के 0, ठीक है, आप कोई भी बीटा ले लेते हैं, दिस थिंग हैज टू बी इक्वल अगर मैं इसको इक्वल कर रही हूँ, ठीक है. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर हम किसी भी उसको ये प्रूफ कर दें कि आपके पास जो हमारे पास जो नंबर है दैट इज रियल, ठीक है, मतलब रियल नंबर, रियल पार्ट जो आपका है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो जब 0 होगा तो उस केस में आपके पास जो मैट्रिक्स जो भी नंबर है वो अपने हर्मिशियन के इक्वल आ रहा होगा. या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर हम ये चीज प्रूव कर दें कि कोई भी जो नंबर है या कोई भी वेक्टर है या एवरीथिंग, इसका हार्मिशियन इज इक्वल टू इटसेल्फ, देन इट मीन्स के इट हैज टू बी रियल, ठीक है. दिस इज व्हाट वी आर प्रूविंग हियर कि आपके पास ओके व्हाट आई एम डूइंग हियर इज कि देखें मैंने क्या किया है, अब मैं ये प्रूव करना चाह रही हूँ कि
जो ये वाली चीज है, दिस इज रियल फॉर ए सिमेट्रिक या हर्मिशियन, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर मैं B को मैं ये प्रूव करना चाह रही हूँ कि B इज रियल, देन अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू प्रूव इज कि B इज इक्वल टू B हर्मिशियन, ठीक है। या आपके पास, बिकॉज इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो ये वाली जो चीज़ है इक्वल आ सकती है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, इस केस में जो है मैं पहले इसका हर्मिशियन लेती हूँ। हर्मिशियन अगर हम लेते हैं तो इट विल बी X हर्मिशियन, A हर्मिशियन एंड X हर्मिशियन तो ये X के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और बिकॉज A इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसका मतलब है A इक्वल टू A हर्मिशियन के इक्वल है, सो आई कैन राइट इट एज X हर्मिशियन A X विच इज इक्वल टू B, ठीक है। सो दिस इज प्रूविंग दैट, लेकिन देखें दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज this was equal to A. So because we started with this thing कि our matrix is हर्मिशियन मैट्रिक्स, जिससे हमने स्टार्ट किया था, तो अगर हम उसको किसी भी वेक्टर लेके उसकी ट्रांसपोज और दोनों साइड्स पे जो है उसके हर्मिशियन एंड एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट हैज़ टू बी रियल। और अगर हमारे पास हर्मिशियन के बजाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो इसका मतलब क्या है कि आई विल एक्चुअली जस्ट रिप्लेस दिस H by T। ओके, नेक्स्ट प्रूफ विच वी विल बी यूजिंग इट, जो कि हम इसीलिए कर रहे हैं, दैट इज दैट एवरी आइगन वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स A इज रियल, ठीक है। सो ओके, लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, आई गेस। जी, ओके, सो व्हाट वी वांट टू प्रूव इट दैट अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका आइगन वैल्यूज जो है, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल। सो ये प्रूफ में लेट मी जस्ट प्रूव फ्रॉम हेयर, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि लेट सपोज कि हमारे पास जो है वो V इज एन आइगन वेक्टर ऑफ A और उसका आइगन वैल्यू जो है वो लैम्डा है। सो इट मीन्स के, ओके लेट मी राइट इट हियर, कि अगर मेरे पास V जो है वो आइगन वेक्टर है और लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है, तो इसका मतलब है आई कैन राइट AV इक्वल टू लैम्डा V, लैम्डा बेचारा, ओके। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस एंड आई कैन अप्लाई V हर्मिशियन फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। जस्ट टू प्रूव आई एम अप्लाइंग दिस, सो दिस इज VA एंड देन V हर्मिशियन लैम्डा V, और लैम्डा मैं बाहर निकाल सकती हूँ बिकॉज दिस इज अ स्केलर, और दिस विल बी V हर्मिशियन V। और ये वाली जो चीज़ है, अब आप देखें दिस, व्हाट इज दिस, हर्मिशियन हो जाए या ट्रांसपोज हो जाए। अगर मेरे पास जो वेक्टर है, वेक्टर के ट्रांसपोज से मैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो दिस इज एक्चुअली नॉर्म स्क्वायर, और इवन हर्मिशियन के साथ भी करूँगी तो दिस विल कम आउट टू बी द सेम थिंग। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू लैम्डा टाइम्स norm of the vector V square, ठीक है। this is equal to this thing. अब we actually just saw in the previous proof
कि अगर A सिमेट्रिक है then this is real. I know that this is real. ओके इसमें जो है वो मेरे पास कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा. वी नो दैट दिस इज समथिंग रियल बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये नॉर्म है, तो नॉर्म इज सम नंबर विच डजंट हैव एनी कॉम्प्लेक्स पार्ट. सो अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड रियल है, राइट हैंड साइड पे ये रियल है, तो ओवरऑल राइट हैंड साइड को रियल होने के लिए लैम्डा हैज टू बी रियल. So from here we prove that okay, so now we need to remember this thing also. Okay, अगर हमारे पास आइगन वैल्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस केस में आपके पास तमाम की तमाम आइगन वैल्यूज विल बी रियल नो मैटर व्हाट. हम जिसकी भी बात कर रहे हैं, मीनिंग के जीरो हो सकती है. वी आर नॉट सेइंग कि नॉन जीरो है, नेगेटिव भी हो सकती हैं, बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि दे वोंट हैव एनी कॉम्प्लेक्स पार्ट इन दैम. और अगर आपको याद हो कि पीछे जो मैंने एग्जांपल्स भी की थी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वगैरह की, तो उसमें वी टॉक्ड अबाउट रियल आइगन वैल्यूज बिकॉज ऑफ द रीजन कि वी विल बी डीलिंग विद सिमेट्रिक मैट्रिसेस. तो हम इमेजिनरी पार्ट जो है उसको कंसिडर करते नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव टू डील विद दैट. ओके, सम मोर प्रूफ्स. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने प्रूफ करनी है विच वी विल बी यूजिंग later on is that eigenvectors of symmetric or Hermitian Hermitian matrix A with different eigen values are orthogonal. Okay, अब इससे पहले हमने क्या देखा था? We said के डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के हिसाब से हमने अभी एक और चीज प्रूफ की थी. क्या प्रूफ की थी? कौन बताएगा? डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज अगर हों तो क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट में. इंडिपेंडेंट. ओके, वेरी गुड. ठीक है, अगर आपके पास A हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज देन आइगन वेक्टर्स और V's आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, अब इसमें लेकिन हमने क्या बात की थी? A वॉज जस्ट स्क्वायर. ठीक है, हमने सिमेट्रिक की बात नहीं की थी. नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस केस में देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट तो वो हो गए सिर्फ इसकी वजह से कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर ही होता है जब हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स ले रहे होते हैं, तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो गया. अगर वो मैट्रिक्स जो है वो उसकी एडिशनल प्रॉपर्टी है कि इट इज सिमेट्रिक ऑल्सो, तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट के साथ साथ दे विल बी ऑर्थोगोनल ऑल्सो. ठीक है, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि आपके पास अगर बेसिस वगैरह की हम बात कर रहे हैं तो ऑर्थोगोनैलिटी मैटर्स अ लॉट. तो सो व्हाट दिस प्रॉपर्टी हाँ जी, सो व्हाट दिस प्रॉपर्टी इज टेलिंग अस कि अगर हमारे पास A जो है वो सिमेट्रिक है और उसके आइगन वैल्यूज डिफरेंट हैं तो दे हैव टू बी आइगन वेक्टर्स हैव टू बी ऑर्थोगोनल. और उसके लिए जो है वो सिंपल सा प्रूफ है. अच्छा, लेट मी गिव यू 5 मिनट्स और मैं आपको ये प्रूफ मैं यहाँ ओपन करके रखती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी कि हाउ इज इट प्रूव्ड. ठीक है, नहीं नॉट 5 मिनट, मेरा ख्याल 5 मिनट ज़्यादा होंगे क्योंकि प्रूफ तो यहाँ नज़र ही आ रहा है. लेट्स टेक 3 मिनट्स और आप अपने जो है वो पेपर्स पे बेशक लिखिए. और ये आई विल जस्ट आस्क यू कि हर स्टेप जो है वो कैसे प्रूव हो रहा है और कहाँ कैसे हम एंड तक पहुँच रहे हैं. ठीक है, 29 मेरे पास हो रहे हैं. We will discuss it at 32. ठीक है, और मैं आप लोगों से जो है वो बाय नेम पूछूंगी. ओके, नजर आ रहा है ना सबको प्रूफ? ओके, आई गेस नजर आ रहा है, तभी कोई आवाज नहीं आ रही. ओके, सो जस्ट प्रूव दिस थिंग एंड देन वी विल डू इट टुगेदर.
जी अगर पहले हो जाता है तो यू कैन टेल मी, यू डोंट हैव टू वेट। जी ओके, कैन एनीवन स्टार्ट टू एक्सप्लेन, या मैं पूछना शुरू करूं? सिर्फ 8 लोग रह गए, बाकी लोग किधर गए? ओके, हमजा, हमजा लतीफ़ या अमीर हमजा, आप में से कोई बताएगा हुआ है कुछ आप लोगों से? मैम थोड़ा बहुत किए मैम कि ये ओके ठीक है, नजर तो यहाँ पे आ ही रहा है AV1 ना कोई ऐसा। चल चल, जी जी बोलें, कहाँ तक किया आपने, कहाँ मैम। तक समझ में आया आप? मैम ये फ्रॉम 2 तक किया मैम, ये जो 3 लिखा हुआ है यहाँ तक हम्म, मैम। 3 तक इक्वेशन हो 3 गया। ओके सो, ओके सो व्हाट वी आर, एनीवन एल्स? हमजा लतीफ हैं? आपकी बाकी क्लास किधर है? मैं तो अभी नोट किया कि इतने कम लोग हैं, शुरू में तो ज्यादा थे। आई डोंट नो आपकी आधी से ज्यादा क्लास गायब है। अच्छा खैर, एनीवे, तो कैन एनीवन एल्स एक्सप्लेन, और वी कैन जस्ट डू इट टुगेदर। अब देखें इसमें जो है व्हाट वी वांट टू प्रूव इट, कि आपके पास अगर दो हैं आइगन वेक्टर्स हैं या दो से ज़्यादा हैं, तो पेयर वाइज जो है वो दे हैव टू बी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मींस कि मेरे पास अगर v1 और v2 अगर दो वेक्टर्स हैं, और लेट सपोज कि हम जेनेरिक टर्म में अगर इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वी आर ट्राइंग टू प्रूव कि हमारे पास हार्मिशियन, हमने ये देखा है कि अभी तक जो हमने वो पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब है कि उनका इनर प्रोडक्ट जो है इट हैज़ टू बी ज़ीरो, और हम वी टॉक अबाउट इनर प्रोडक्ट टू बी डॉट प्रोडक्ट, विच मीन्स के v1 हार्मिशियन v2 और v2 हार्मिशियन v1 जो भी हम ले लेते हैं इट हैज़ टू बी ज़ीरो। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव कि हमारे पास, या ट्रांसपोज अगर रियल मेट्रिसेस हैं तो
V1 ट्रांसपोज V2 और V2 ट्रांसपोज V1 शुड बी इक्वल टू 0। तो इस केस में जो है वी आर स्टार्टिंग विद अच्छा फैक्ट जो हमें गिवन है वो क्या है कि आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, दो चीजें हमें पता है, एक तो ये कि आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट और दूसरा ये कि A इज सिमेट्रिक, विच मीन्स कि A आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट का मतलब है कि λ1 इज नॉट इक्वल टू λ2 और A सिमेट्रिक का मतलब ये है कि A इज इक्वल टू A हर्मिशियन। तो अब इसमें जो है सिंपली वी आर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ आइगन डिकम्पोजिशन के हमारे पास A V1 इक्वल टू λ1 V1 है, A V2 इज λ2 V2 और यहाँ से आई एम जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं जो V1 वाले A1 V1 है इसको मैं V2 हार्मेशन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और जो V2 वाला है उसको V1 हार्मेशन से कर रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट दिस टर्म टू बी इन माय इक्वेशंस बिकॉज ये टर्म या ये वाली टर्म बिकॉज इसको हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है ना, दोनों में से किसी एक को जो है। तो इस वजह से जो है मैंने जो A V1 था उसको V2 हार्मेशन से मल्टीप्लाई किया है और A V2 को V1 हार्मेशन से मल्टीप्लाई किया है एंड बिकॉज ऑन द राइट हैंड साइड मेरे पास लैम्डा इज अ स्केलर तो मैं वेक्टर्स को जो है वो कंबाइन करके इस तरह से लिख सकती हूँ एंड देन आई एम गेटिंग टू इक्वेशंस जिसमें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो जो कुछ भी है राइट हैंड साइड में जो है वी हैव एक में मेरे पास λ1 V2 हार्मेशन V1 है और दूसरे में λ2 V1 हार्मेशन V2 है। Another thing which we have actually अच्छा अब इस केस में मैंने क्या किया है कि आई एम जस्ट डूइंग दिस, इसमें से कोई भी इक्वेशन ले लें, पहली ले लें या दूसरी ले लें, इट डजेंट मैटर, लेकिन मैंने दूसरी इक्वेशन को लेके जो है और टोटल हार्मेशन किया है। तो ये देखें अगर ये वाली जो चीज़ है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज लेट मी राइट इट हियर कि मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन है दिस इज इक्वल टू V1 हार्मेशन A V2, इसका मैंने हार्मेशन लिया है एंड दूसरी साइड जो है दिस इज λ2 V1 हार्मेशन V2, ठीक है, इसका भी हार्मेशन ले लिया। अब इस साइड पे व्हाट आई गेट इज V2 हार्मेशन A हार्मेशन V1, ठीक है, हार्मेशन दो दफ़ा मल्टीप्लाई। अच्छा अब ये देखें, रिमेंबर दिस थिंग, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये चीज़ याद है कि नहीं, बट A B अगर आप ले रहे हैं दो मैट्रिसेस, इनका हार्मेशन ले रहे हैं देन इट वुड बी इक्वल टू B हार्मेशन A हार्मेशन, ठीक है। और प्रोडक्ट जो मतलब आपके पास जो प्रोजेक्ट होता है वो उनका जो वो होता है ऑर्डर चेंज हो जाता है और आपका सेपरेटली आ जाता है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम अप्लाइंग इन दीज केसेस। अच्छा इस केस में जो मेरे पास राइट हैंड साइड है उसमें क्या हो जाएगा, अब लैम्डा इज जस्ट अ नंबर so it will be just conjugate of this number and then ये जो वेक्टर्स हैं वो फिर उसी तरह से उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, V2 हार्मेशन पहले आ जाएगा और V1 हार्मेशन जो है वो V1 बाद में चला जाएगा, ठीक है, बिकॉज V1 हार्मेशन का हार्मेशन इज द सेम थिंग कि आपके पास वही वेक्टर आ जाता है। नाउ वी नो दैट A इज हार्मेशन मैट्रिक्स विच मीन्स कि A का हार्मेशन इज इक्वल टू A। इन अदर वर्ड्स मैं इसमें से इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, A की जगह मैंने A हार्मेशन की जगह A लिख दिया है। सो नाउ यू कैन सी कि ये जो मेरे पास टर्म है दिस इज सेम एज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड्स भी सेम होनी चाहिए, या इन अदर वर्ड्स मेरे पास आई शुड हैव λ1 V2 हार्मेशन V1 should be equal to λ2 prime V2 हार्मेशन V1, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसका मतलब है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ से हमें नज़र आ रहा है एक चीज़ तो ये कि हमने ये चीज़ देखी है पिछले प्रूफ से कि अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
तो लैम्डाज आर रियल। तो इसका मतलब है कि ये जो लैम्डा मैंने बार लगाई हुई है लैम्डा 2 के ऊपर, आई कैन रिप्लेस इट बिकॉज कॉन्जुगेट लैम्डा 2 कॉन्जुगेट विल बी सेम एज लैम्डा 2। दूसरी चीज़ ये है कि वी ऑलरेडी नो कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि वी स्टार्टेड विद द फैक्ट दैट लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होना है, तो इसका मतलब है कि दीज हैव टू बी सेम। और आप ये देखें कि दीज आर एक्चुअली फॉर्म बाय द सेम, दीज आर एग्जैक्टली द सेम नंबर्स, ठीक है। तो अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 के इक्वल नहीं है, लाइक दिस इज जस्ट टेलिंग लाइक दिस कि अगर मैं ये कहती हूँ कि 2 ऑफ x इक्वल टू 3 ऑफ x है, तो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर x इज कि x हैज टू बी 0, बिकॉज आपके पास दोनों साइड पे सेम नंबर्स है ना। तो आपके अगर आपके जो दोनों मल्टीप्लायर्स हैं दे आर डिफरेंट और इक्वेशन जो है वो सेम आ रही हैं विद सेम सेकंड जो प्रोडक्ट का जो सेकंड नंबर है, तो इट हैज़ टू बी 0। सो इट मीन्स कि द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर देम टू बी इक्वल इज कि हमारे पास v हार्मेशन v2 हार्मेशन v1 इक्वल टू 0, विच मीन्स के दे आर orthogonal. Okay, so this is again another property that is added in our properties of symmetric matrices कि अगर distinct eigen values हैं, so what we know now, this is again important, हम आगे क्यों यूज करेंगे, तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपके पास distinct eigen values हैं तो eigen vectors will be linearly independent and orthogonal also, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो लास्ट प्रॉपर्टी है, उसके बाद we will actually talked about determinant, which is something in actually हाँ, this is the last property और ये मैं actually prove नहीं कर रही, you can prove it yourself by using all the previous cases। तो इस केस में जो है वो basically if we have, अच्छा ये वाली जो चीज़ है, एक तो एक और चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास अगर सिमेट्रिक और सिमेट्रिक एंड हार्मेशियन मैट्रिसेस हैं, वी सॉ इन द केस ऑफ डायगोनलाइजेशन कि हमारे पास A कैन बी रिटर्न एज A V डेल्टा V इनवर्स। फॉर द केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस डायगोनलाइजेशन इस तरह हो सकती है, ठीक है, या व्हाट वी आर सेइंग इज, या अगर हार्मेशियन है तो वी हार्मेशियन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि डायगोनलाइजेबल तो है, लेकिन फॉर द केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमारे पास V इनवर्स इज इक्वल टू V ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। नॉट ओनली एक्चुअली सिमेट्रिक, एक्चुअली दे हैव टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑल्सो। और okay, for the time being just remember this thing कि आपके पास अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो आपका डायगोनलाइजेशन जो है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज अगर हम इक्विवेलेंट कर रहे हो दोनों को, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास फॉर द केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यस जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। फिलहाल हम बाद में देखेंगे कि ये प्रूफ कैसे होता है या नहीं होता, बट जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपके पास एसिमेट्रिक है तो जो आपके पास आइगन वेक्टर्स आएंगे दे विल बी इन सच अ वे कि आपके पास इनवर्स और उनका ट्रांसपोज जो है वो सेम होगा। मैंने यहाँ पे प्रूफ नहीं डाला हुआ, यू कैन प्रूव इट और यू कैन नॉट, मतलब आई मीन यू कैन जस्ट ट्राई टू डू दैट, लेकिन फिलहाल जो है हो सकता है मैं इसको आपको होमवर्क में दे दूं, बट इट शुडंट बी दैट डिफिकल्ट गिवन द प्रीवियस प्रूफ जो हमारे पास हैं। अनदर थिंग जिस पे हम सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस पे आएंगे वो हम बाद की बात करते हैं, बट लेट्स जस्ट समराइज दीज प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि हम यूज़ करते रहेंगे। एक तो ये चीज़ है कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक या हार्मेशियन मैट्रिसेस हैं तो उस केस में दिस विल ऑलवेज बी, दिस नंबर विल ऑलवेज बी रियल, ठीक है। और ये नंबर हम बार बार यूज़ करते हैं, दिस नंबर इज नथिंग, हम कोई एक वेक्टर ले रहे हैं और एक साइड से हम उसको हार्मेशियन या ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरी साइड से उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर मैट्रिक्स को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, तो ये हमारे पास रियल आ रहा होगा, नो मैटर एक्स जो है वो भी रियल है या कॉम्प्लेक्स है, इट डजेंट मैटर। दूसरी चीज़ ये है कि एवरी आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज रियल
आइगन वेक्टर ऑफ डिफरेंट आइगन वैल्यूज और ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब ये याद रखें कि अगर आपके पास देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो मैट्रिक्स ए है उसमें लेट्स सपोज कि मैट्रिक्स ए जो है उसमें 4x4 का मैट्रिक्स है या 4 आइगन वैल्यूज है। ठीक है, λ1, λ2, λ3 एंड λ4, एंड लेट्स सपोज कि λ3 इज इक्वल टू λ4, विच मीन्स कि आपके पास जो है वो 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं लेकिन चौथी जो है वो रिपीट हो रही है। तो इन दैट केस अब अगर मैं n को 4 कह रही हूँ और अगर मेरे पास जो स्मॉल n है ये 3 है, तो देर आर n number of distinct eigenvalues which is less than the capital N. In that case only 3 eigenvectors will be linearly independent. So what you need to remember is कि अगर सारे के सारे आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो आपके तमाम आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर कुछ आइगन वेक्टर्स वैल्यूज जो हैं वो रिपीट हो रही हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स विल बी लीनियरली डिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। सो इट मीन्स के आपका फुल रैंक मैट्रिक्स अगर आपने चेक करना है किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में, तो यू कैन जस्ट चेक फॉर द आइगन या इन्वर्टेबल चेक करना है तो यू कैन जस्ट चेक फॉर द आइगन वैल्यूज, और अगर आइगन वैल्यूज सारी डिस्टिंक्ट हैं तो इसका मतलब है कि वो आइगन वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और वो जो है वो invertible होगा, otherwise नहीं होगा. So this is actually what it is telling us कि if we have n less than n distinct value, there will be n orthogonal eigenvectors which can form the basis of Rn. ठीक है, तो जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे जाहिर है उतने ही जो है आपका बेसिस फॉर्म कर सकेंगे. अगर तमाम के तमाम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब है कि उन आइगन वेक्टर से आप जो भी सेट बना रहे होंगे दैट विल फॉर्म अ बेसिस वेक्टर, अदरवाइज लोअर डायमेंशन का बेसिस वेक्टर जो है वो बन रहा होगा. एंड देन अनदर थिंग दैट वी हैव सीन इज कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स जो हैं तो दे विल बी ऑर्थोगोनल आल्सो. ये भी चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं. और एंड ये वाली चीज़ जो है वो अभी मैंने ये चीज़ हमने प्रूव नहीं की है, बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि V ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू V इनवर्स. और इनका केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस डायगोनलाइजेशन जो है वो इस चीज़ के इक्वल हो जाती है. ठीक है, लेट मी सी मैंने ये इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या नीचे लिखी हुई है. आई डोंट नो हम डिटर्मिनेंट तक पहुंच भी पाते हैं कि नहीं. एनीवे, तो व्हाट आई हैव रिटन इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए, हाँ जी ये वही चीज़ है जो मैं आपको पहले रिपीट भी कर चुकी हूँ 2-3 दफ़ा कि if we have a matrix which is n by n matrix, not necessarily symmetric but distinct eigen values हैं तो फिर linearly independent eigen vectors होंगे. लेकिन अगर सिमेट्रिक भी ऐड हो जाती है उसकी प्रॉपर्टीज में तो फिर आइगन वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट के साथ साथ ऑर्थोगोनल भी हो जाएंगे. और अगर हम उनको नॉर्मलाइज कर लें तो हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म कर सकते हैं. दिस इज एक्चुअली समथिंग इम्पॉर्टेंट. ये बहुत सी चीज़ें जो है आपकी आगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है और एसवीटी है एंड देन अदर ट्रांसफॉर्म ऑल्सो जिसमें हम ये प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे होते हैं. सो वी नीड टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी. अच्छा, इसके बाद सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है. लेट मी जस्ट नॉट डू दिस. लेट्स टॉक अबाउट द डिटर्मिनेंट्स फॉर अ बिट. मुझे एक ये बात बताइए कि लेट्स सपोज के मेरे पास ये तो चीज़ हमें पता है. ठीक है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 0 एंड लेट्स सपोज के 0 4 है. ओके, और आई हैव दिस 2 by 2 का, इसको मैं x1 कह देती हूँ और इसको x2 कह देती हूँ. एंड यहाँ पे वी नो कि हमारे पास जो है वो एक वेक्टर i हम इसको कह सकते हैं. लेट मी से कि i जो है वो 1 0 है एंड j इज द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन 0 1. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप कोई भी वेक्टर यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि देयर इज सम वेक्टर जो कि यहाँ पर है और ये मैं लेट्स टेक इट एज 3 और क्या है यहाँ से 3 and 2 कर देते हैं. वैसे तो 3 3 लग रहा है लेकिन लेट मी सी से कि 3 और 2 है. और लेट मी कॉल दिस वेक्टर वेक्टर x.
अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ओवरऑल फर्ज करें कि अगर आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए एक्स अगर मैं पूछती हूँ वो तो आप मुझे बहुत आराम से बता सकते हैं ना कि आपके पास जो है वो आप मल्टीप्लाई करके बता देंगे. बट इफ आई आस्क यू दैट इन जर्नल अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूँ तो इस पूरे वेक्टर स्पेस के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा होगा? कैन यू थिंक अबाउट इट कि आपका जो पहला कॉलम है वो वेक्टर स्पेस में क्या कर रहा है और जो दूसरा कॉलम है वो वेक्टर स्पेस के साथ क्या कर रहा है? एनीवन? ओपन क्वेश्चन. ठीक है, माय क्वेश्चन इज कि अगर आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए है तो वो किसी वेक्टर स्पेस को, क्योंकि देखिए ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ 2x2 मेरे पास मैट्रिक्स ए है एंड आई एम अप्लाइंग इट ऑन अ वेक्टर एक्स इन दिस two-dimensional vector space, तो मैं x is not the only vector ना, I can apply it on vector y also, I can apply it on vector z. What I'm saying is कि मेरे पास x तो एक vector है ना, I can have another vector here, I can have another vector here, ठीक है, I can have another vector here. So मगर my question is कि अब individually तो मैं अगर आपको ये पूरा के पूरे vector सारे के सारे दे दूँ तो you would be able to give me कि अच्छा x जो है वो ये था तो y ऐसे हो गया, z ऐसे हो गया और some other vector जो है वो ऐसे हो गया. लेकिन overall what would happen to the whole vector space? अगर मैं कहती हूँ कि कोई भी vector अगर उसका है तो उस पे उसका कैसा effect पड़ रहा होगा? Can anyone guess? No, I guess not. Okay. देखिए हो क्या रहा होता है अगर मैं बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करती हूँ, इफ आई हैव अ वेक्टर, लेट्स सपोज कि मैं इसको i से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन? ये मुझे क्या देगा? जल्दी से बताइए. ए आई और ए जे दोनों मुझे बताइए कि क्या हो जाते हैं. ये तो आप मेरा ख्याल है देख कर ही बता सकते हैं विदाउट डूइंग एनी मैथमेटिक्स. क्या बनेंगे? ए आई क्या बनेगा? ओके, ए आई क्या बन जाएगा? 3-0 एंड दिस विल बी 0-4. ओके, सो व्हाट डज इट मीन कि let me just make this box, ठीक है, जो मेरे पास i और j का मैंने एरिया लिया हुआ है, ठीक है. अब i और j के अंडर एरिया क्या होगा? अगर मैं इस स्क्वायर को ले लेती हूँ तो दिस विल बी 1 बिकॉज मेरे पास इसकी लेंथ भी 1 है और इसकी लेंथ भी 1 है. अब जब मैं ai ले रही हूँ, लेट मी प्लॉट ai इज बेसिकली समथिंग है, ठीक है, 3-0 है और ए जे जो है दैट इज समथिंग है, विच मीन्स कि अब मेरे पास जो है वो, बल्कि ये ऊपर होना चाहिए था 3, मैं थोड़ी मेरी स्केलिंग जो है वो हमेशा गलत हो जाती है. सो ओके, लेट मी से कि 3 हियर है, ये दिस इज ए आई, इट इज ए आई एंड दिस इज ए जे. सो इसका मतलब क्या है कि अब मेरे पास क्या हो गया है कि इसका एरिया चेंज हो गया. नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस न्यू, लेट्स सपोज कि मैं ये कह देती हूँ कि दिस इज ए आई प्राइम आई हैट एंड दिस इज जे हैट. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ एरिया अंडर दिस ट्राइंगल जो ए है आई हैट और जे हैट के अंदर बन रही है, नॉट ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ठीक है. देखिए ये चीज तो समझ में आती है ना कि दिस, ये वाला जो था इसका एरिया जस्ट दिस इज लेंथ 1, दिस इज लेंथ 1, सो एरिया विल बी इक्वल टू 1 into 1, ठीक है. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल? 12. ओके, बिकॉज एग्रीड, ये 3 है, सिंपल सा मैंने इसीलिए एग्जांपल लिए ना कि मसला ना हो. ये 3 है लेंथ, ये 4 है और एरिया जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा. नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, दिस इज एक्चुअली समथिंग व्हिच इज टेलिंग अस मेनी थिंग्स. एक तो ये कि जो मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जब अब अगर मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करवा रही हूँ, अभी फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट
जो वेक्टर हमारे पास जो भी वेक्टर होगा इस पूरे वेक्टर स्पेस में, इट विल बी 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। सो व्हाट वी आर सीइंग, एक तो हम ये चीज देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्टार्ट भी हमने 2 डायमेंशनल से किया था और एंड भी हम 2 डायमेंशनल में कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन जो कि लोअर से ऊपर हायर में जा रहा है या हायर से लोअर में जा रहा है। बट व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर इज कि मेरे पास जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो पहला वेक्टर है, बेसिकली दिस इज अफेक्टिंग द एक्स कंपोनेंट ऑफ द जो भी मेरे पास वेक्टर स्पेस में जितने भी वेक्टर्स है। जो दूसरा वाला जो वेक्टर है यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली अफेक्टिंग द सेकंड, क्योंकि मुझे पहले वाले से जो है ये पता चल रहा है कि मेरा जो एक्चुअल आई था वो अब कहाँ चला गया। दूसरे वाले से मुझे ये पता चल रहा है कि जो एक्चुअल जे था वो अब कहाँ चला गया आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। एंड अदर थिंग दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन इज कि अगर आप देखें व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, determinant of A is 12. So determinant of A is giving me the area under the transformation. अच्छा, why is it important जो चीज़ हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको ये पता चल गया है कि यूनिट वेक्टर्स कहाँ पे गए थे, या जो बेसिस वेक्टर हमने लिए थे जो I था और J था, दे आर स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स। तो अगर मुझे ये पता चल गया है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बेसिस वेक्टर्स कहाँ गए थे, तो वी नो कि नो मैटर व्हाट the equation of the what the vector is, I can always write the vector in terms of these basis vector, ठीक है। आई जे की फॉर्म में तो मैं हमेशा किसी को भी लिख सकती हूँ ना, चाहे मेरे पास ये एक्स है, वाई है, जी है, या कोई भी वेक्टर है। तो अगर मुझे ये पता चल गया कि आई और जे कहाँ गए थे, तो आई वुड ऑलवेज नो कि एक्स, वाई, जी या किसी भी और वेक्टर को कहाँ पर जाना चाहिए। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि, और दूसरी चीज ये कि अगर मुझे ये पता चल गया है कि डिटर्मिनेंट क्या था उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, सो आई वुड ऑलवेज नो कि जो एरिया अंडर जो भी मैंने वेक्टर लिया हुआ है, यानी ओके डिटर्मिनेंट से मुझे क्या पता चल रहा है कि आपका जो वेक्टर स्पेस है वो ट्रांसफॉर्मेशन के पास एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट या किस तरह से हो रहा है, ठीक है। सो आई एम गेटिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जस्ट बाय लुकिंग एट द वे कि आपके पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिर्फ यूनिट वेक्टर्स को या बेसिस वेक्टर को, फिलहाल यूनिट वेक्टर का वर्ड मैं सिर्फ इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि आई और जे जो है वो हम यूनिट वेक्टर कहते रहे हैं इसको हमेशा से, मगर अगर आपको इस कोर्स के हिसाब से यू नो कि वी कॉल देम एज स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर। सो दिस इज नॉट ट्रू फॉर स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर ओनली। आपके पास कोई भी बेसिस वेक्टर हैं, आपको अगर सिर्फ ये पता चल जाए कि वो वेक्टर्स कहाँ पे जाके लैंड कर रहे हैं आफ्टर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो you can know about the whole vector space के कोई भी वेक्टर कहाँ पे जाके लैंड कर रहा होगा। Okay, let's move back to this slide. अब मेरे पास 3 मिनट रह गए हैं तो आई वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्लेन इट अलॉट। मैं आप लोगों को जो है वो सुबह इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैं क्लास ले पाऊंगी कि नहीं, अगर नहीं तो फिर आई विल अपलोड द लेक्चर मतलब जो है, और उसके बाद जो कुछ भी रीकैप्स था जो भी हमने अभी तक किया है जो कि आपके मिड में इंक्लूडेड होगा, ठीक है। सो जस्ट टॉपिक का रीकैप जो है बाय टुमारो इंशाल्लाह, अगर क्लास ना ले पाई मैं तो। ओके एनीवे, सो व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम हियर इज, ये तो वही वाली चीज़ है जो मैंने एग्जांपल की थी, मैंने 3004 ले लिया था, यहाँ पे 3002 है, बट इट इज़ द सेम थिंग कि व्हाट इट इज़ टेलिंग अस कि मेरे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बाद आई एक्चुअली नो कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर था, जिस तरह व्हाट आई एम डूइंग इज कि मेरे पास जो वेक्टर 1 1 था वो जहाँ पे जाके मैप कर रहा है, या बेसिस वेक्टर जो यूनिट वेक्टर से जो मेरे पास आ रहा था वेक्टर, वो जहाँ पे जाके मैप कर रहा है उससे मुझे पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता है, ठीक है। और जो डिटर्मिनेंट है वो ये बता रहा है कि जो मेरे पास एरिया बन रहा था अंडर द बेसिस वेक्टर के नीचे जो एरिया बन रहा था वो एरिया कितना एक्सपैंड हो गया या कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल, उसके बाद हम इसको रोक देते हैं, टाइम हो गया। कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि जो नेक्स्ट मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू 1 0 एंड 1 1, ठीक है। इन दिस केस अगेन अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि ओवरऑल इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या इफेक्ट होगा, what I need to do, I just need to apply this on the standard basis vector, ठीक है। 1 0 के ऊपर किया और मैंने 0 1 के ऊपर कर दिया है, and then what I am getting it, ये वाला जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाई हुई है कि जो मेरे पास
जो ये था I था, it is actually going to, it is remaining, it remains the same. मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसके ऊपर तो कुछ नहीं कर रही, तो I and I hat is the same. लेकिन J पे क्या हो रहा है कि वो 1 1 पे जा रहा है. So इसका मतलब है कि मेरे पास जो ये वेक्टर था J वाला, this is actually moving somewhere here. Okay, let me. So ये यहाँ पर आ गया है. So it means कि अब मेरे पास जो है जो मेरे पास, अगर मैं इसको रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाना चाहूँ तो रेक्टेंगल के बजाय जो ये इस तरह का पैरेललोग्राम सा बन जाएगा, और एरिया अब आप देखें कि इसके अंडर में भी सेम ही रहेगा. अगर आप उसको वही राइट एंगल ट्राइंगल करके और उसके बाद जो एरिया का फॉर्मूला अगर लगाएं तो द एरिया विल रिमेन द सेम, एंड वी कैन सी कि मेरे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है दिस इज 1, लेकिन ये कि इट इज एक्चुअली समहाउ टिल्टिंग द वेक्टर स्पेस टुवर्ड्स द डायरेक्शन, जो कि आपके पास वाई एक्सिस जो है वो टिल्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस के जो तमाम कंपोनेंट हैं वो सबके सब सेम रहेंगे. सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कंक्लूड इज कि द ट्रांसफॉर्म यूनिट वेक्टर जो है वो हमें क्या कर रहा है, हाँ जी, तो ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंजिंग द एरिया ऑफ द यूनिट वेक्टर्स. और इसके अलावा जो है मैंने, मेरा ख्याल है ये चीज़ ऊपर कहीं मेंशन की हुई होगी कि फर्स्ट कॉलम जो है इट एक्चुअली शोज कि वेयर द यूनिट स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर को, सेकंड जो शो करेगा वो सेकंड कहाँ जा रहा है. अगर आपके पास हायर डायमेंशनल है तो इसका मतलब है कि हर कॉलम जो है वो उसके बेसिस वेक्टर को कर रहा होगा. और डिटर्मिनेंट जो है दिस विल बी एक्चुअली जस्ट टेलिंग अस के आपके पास टोटल एरिया कितना चेंज हो रहा होगा. ठीक है, इनिशियली वी स्टार्ट, अगर हम बेसिस वेक्टर जो है वो इनिशियल बेसिस वेक्टर की हम बात जो कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर की बात करें तो उसके अंडर एरिया या वॉल्यूम विल ऑलवेज बी 1. अभी मैं क्योंकि 2 डायमेंशन की बात कर रही हूँ तो मैं एरिया की बात कर रही हूँ. इफ़ इट इज़ मोर देन 2 डायमेंशन तो ज़ाहिर है वॉल्यूम की हम बात करेंगे. बट द थिंग इज़ कि area of volume will be 1 for standard basis, लेकिन after application of the transformation area और volume will change based upon के determinant क्या था. So एक क्वेश्चन जो कि मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद सोचें और उसके बाद नेक्स्ट वाले उसमें जो है मैं इसको एक्सप्लेन कर भी दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि what does it mean by determinant to be 0. देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ये बता रहा है कि एरिया जो है आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, तो अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो व्हाट इंफॉर्मेशन इज इट गिविंग अस इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वेक्टर्स आई और जे को लेके कहाँ पर जा रही है. ठीक है, दिस इज समथिंग यू शुड थिंक अबाउट. और अब मैं यहाँ पे रोक देती हूँ. ये जो मैंने यहाँ की मोस्टली जो चीज़ें ली हैं वो ये वाले यूट्यूब के कोई मेरा ख्याल है वीडियो मुझे मिली थी लास्ट सेमेस्टर में, तो यहाँ से अगर आप चाहें तो ये वीडियो देख भी सकते हैं. इट वुड हैव मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कि यहाँ पर है, और हो सकता है कुछ मैंने आपकी बुक से भी ली हो इस स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट के लिए. ठीक है, लेकिन ये कि अगर आप वीडियो नहीं भी देखते तो इट इज़ ओके, वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग. दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट जो कि कल का लेक्चर अगर इंटरेक्टिव होता है या नहीं होता जो भी है तो आई विल एक्सप्लेन इट, बट आई विल आस्क यू टू ट्राई टू थिंक अबाउट दिस थिंग कि क्या हो रहा होगा. ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर. आज हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर लिए हैं, एंड आई एम ग्लैड जो आप में से जितने लोगों ने इसको वो किया है, अटेंड किया है, बिकॉज इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एग्ज़ाम. लेकिन ये कि इसमें बहुत सी चीज़ें जो आगे यूज़ हो रही होंगी, तो इट्स गुड कि आपने अभी कर लिया, वरना बाकी लोगों को देखना पड़ेगा, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड के आगे क्या हो रहा है. कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो वी विल स्टॉप हियर. चलें, ठीक है, ओके, लेट मी स्टॉप द